हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 34th लेक्चर है और एसएचएम का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग इरोडोप की 4.24 टू 4.33 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम तो सिंपल है। इस फिगर में तुम जानते होगे कि के इफेक्टिव की वैल्यू K1 प्लस K2 होती है। इसका मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m अपॉन K1 प्लस K2। सिंपल क्वेश्चन है। इस फिगर में भी तुम जानते होगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ के वो 1/K1 प्लस 1/K2 होगा, या के की वैल्यू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगी। इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√m/K होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा देख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट दिया हुआ। एक्चुअल में क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अगर तुम्हें याद हो। ये है, इसमें T0 टेंशन है, इसमें भी T0 टेंशन है और इसका मास m है। ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट है, ध्यान रखना, mg वगैरह नहीं लेना। इसको अगर मैं थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर देता हूं तो इसका हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है। लेकिन इसमें T0 को ये हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और ये टोटल लेंथ 12 दे रखी थी। इसका मतलब फिगर कुछ ऐसे बनेगी, देखो। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया था। ये हो गया, ये x, ये l, ये l, इधर को T0, इधर को T0। इसको भी थीटा कह देता हूं, इसको भी थीटा कह देता हूं। इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स ऊपर को आएगा, नेट फोर्स ऊपर को आएगा ना इस पे, F, और वो कितना होगा। रिस्टोरिंग नेचर का है तो माइनस में अपनी तरफ से लगा दे रहा हूं, -2T0 कॉस थीटा। और कॉस थीटा को तुम देखो x/l लिख सकते हैं, क्यों। तो ये आ गया -2T0 अपॉन l इंटू एक्स, और ये अल्टीमेटली -kx टाइप का आ गया। तो एसएचएम तो प्रूफ हो ही गया। और फाइनली फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√m/k, और k की वैल्यू देखो कितनी होगी। k की वैल्यू होगी 2T0 अपॉन l हो जाएगी, क्यों, 2T0 अपॉन l। तो मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, देखो। अच्छा, ओमेगा निकालना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ये आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो। ओमेगा की वैल्यू हो गई 2π/t आ गई, क्यों, 2π/t। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आ गया 2π/t, अंडर रूट ऑफ 2T0
अपॉन ml, ये आ गया उसमें। सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, mg वगैरह नहीं लेने बेटा जो है, और टी नॉट को हमें कांस्टेंट मानना है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी ठीक है, देखो इसका एरिया दे रखा है S, और इस पे जो लिक्विड है वो मास दे रखा है M, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। S दिया हुआ है, ध्यान रखना। और मरकरी दे रखा है, इसका मतलब अगर उसकी डेंसिटी वगैरह चाहिए होगी तो मिल जाएगी। और मरकरी का मास ये दिया हुआ है, ये हो गया। और तुमसे कहते हैं कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो वो SHM कर देगा, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। तो SHM निकालना है और फिर उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो इसकी क्या फिगर बनेगी। हाँ, इनिशियली लिक्विड का लेवल मान लो ये है, अब अगर मैं इसको x नीचे डिस्प्लेस करता हूं तो फिर लिक्विड में x इधर जाएगा, मतलब यहां तक पहुंच गया कह लो ना। अब हमें इसके और ये वाले के बीच में S देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस आया, ये देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस आया। तो एक बात बताओ, ये एंगल थीटा दिया था, तो एक तरीके से तुम देखोगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो फिर ये वाली क्वांटिटी x cos थीटा होगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर तुम जैसे ओरिजिनली ये मीन पोजीशन रही थी ना, मान लो ये मीन पोजीशन थी, ये मैं जो डॉटेड बना रहा हूँ, इसमें एक तरफ का लिक्विड तुमने x नीचे डिप्रेस किया तो दूसरी साइड का x इधर जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको हाइट में कन्वर्ट करूंगा तो x cos थीटा होगा, तो h की टोटल वैल्यू कितनी होगी, देखो x प्लस x cos थीटा होगी। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा वापस आने के लिए, ध्यान रखना, F रिस्टोरिंग है तो माइनस अपनी तरफ से लगा दिया, माइनस डेल्टा P इंटू एरिया होगा, और डेल्टा P जरा देखो ये होगा रो जी एच होगा, और H की जगह मैंने क्या लिख लिया, x कॉमन ले लिया H में, 1 प्लस कॉस थीटा ले लिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये आ गया। तो फाइनली F कितना आ गया, देखो माइनस में एक तो S कॉमन आया, एक रो कॉमन आया, एक G कॉमन आया, 1 प्लस कॉस थीटा हुआ, और इंटू x आ गया। अगेन आप देखो ये F इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का आ गया, बस के एक्स टाइप का आ गया। तो SHM तो प्रूफ हो ही गया, नहीं है, SHM तो प्रूफ हो ही गया,
और तुमसे पूछा क्या था वैसे बाय द वे, टाइम पीरियड पूछा था, तो इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2π√m/k, ये आ जाएगी। ये आई थिंक फिगर समझ में आ गई होगी कि अगर एक साइड का लिक्विड x नीचे ले जाते हो तो दूसरी साइड का लिक्विड अलोंग द ट्यूब x जाएगा, लेकिन उसकी हाइट देखोगे तो वो x cos थीटा होगी। इसका मतलब टोटल जो हाइट का डिफरेंस आ गया वो x प्लस x cos थीटा हो गया। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो बनेगा माइनस डेल्टा p इंटू एरिया, और डेल्टा p को तुमने लिख लिया रो जी h, और h को लिख लिया x 1 प्लस कॉस थीटा। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल लेंथ तुम्हें L दे रखी है, मतलब ये मान लो यहां से यहां तक, और म्यू तुम्हें ये दिया हुआ है, और रॉड का मास सपोज करो m है, और ये ऐसे घूम रहा है। तो तुमसे कहता है कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो तुम्हें ये दिखाना कि प्लैंक एसएचएम करेगा और उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो अभी क्या है, अभी इस पे mg नीचे लगा हुआ है, और ध्यान से देखना ये ऐसे घूम रहा है, ये इस टाइप से घूम रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे तुम ये देखो ना, जैसे ये हुआ बेटा जो है ऐसे घूम रहा है, तो इस पे तो फ्रिक्शन इधर आएगा, और ये प्लैंक पे फ्रिक्शन इधर आएगा, और उसी टाइप से तुम देखोगे तो यहां भी फ्रिक्शन ऐसे आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। देखो जैसे ये इस टाइप से घूम रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन इधर, तो ये फ्रिक्शंस की डायरेक्शंस होगी, और स्लाइड चल रही थी, नहीं स्लाइड चल रही थी, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो मैं केवल जैसे प्लैंक पे अगर दिखाऊंगा, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं केवल प्लैंक पे फोर्स दिखाऊंगा तो इस पे एन यहां आएगा, एन यहां आएगा, एम जी बीच में होगा, और इधर को फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा म्यू इंटू एन, और इधर को भी फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा म्यू इंटू एन। और तुम्हें दिख ही रहा होगा वर्टिकल में अगर मैं देखूं तो 2n इक्वल टू एम जी, और n इक्वल टू एम जी बाई 2, और बाकी ये वाले फोर्सेस तो बैलेंस सही है, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। समझ गए ना, सारी चीजें बैलेंस्ड है। अब क्या हुआ देखो जो है, समझ में आ गया ना, ये तो मीन पोजीशन होगी बेटा। अब मान लो मैं थोड़ा सा प्लैंक को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करता हूं, जैसे ये मीन पोजीशन, ये बिल्कुल सेंटर था ना, तो मैंने थोड़ा सा इसको इधर ले गया मैं, मतलब अब एक तरीके से mg यहां पे आ गया, ये x है। तो अब ये देखो ये n1 है और ये n2 है। अब ये वाली जो डिस्टेंस रह गई, ये तो रह गई L/2 माइनस एक्स, और ये वाली जो डिस्टेंस आ गई ये आ गई L/2 प्लस एक्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं है?
अगर मैं थोड़ा सा उसको x डिस्प्लेस करता हूं तो अब जो n1 की सेंटर से डिस्टेंस रहेगी, सेंटर से कह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, मतलब ये हुआ ना, पहले ये था बेटा जो है, ध्यान से देखना, पहले ये था, अब ये थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया मैंने, मतलब पहले सेंटर ये था और अब सेंटर यहां आ गया। अब आप देखोगे तो सेंटर यहां पे आ गया है, ये मैंने x डिस्प्लेस कर दिया, तो फिर यहां से जो डिस्टेंस रह गई वो कम हो गई और यहां से जो डिस्टेंस रह गई वो बढ़ गई। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब ये बताओ कि सेंटर के अबाउट जितना क्लॉकवाइज टॉर्क n1 का आएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क n2 का आएगा। तो n1 इंटू L2 माइनस एक्स, n1 इंटू L/2 माइनस एक्स इक्वल टू n2 इंटू L/2 प्लस एक्स। एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरी बात, n1 प्लस n2 ये mg के इक्वल होगा, और अब जब n1 बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है वहां से फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना। यहां को अगर तुम देखोगे तो अब ये हो जाएगा म्यू टाइम्स n1 और ये हो गया म्यू टाइम्स n2। तो नेट फोर्स इधर को आ जाएगा, अगर तुम देखोगे तो नेट फोर्स इधर कहीं आ जाएगा। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? रिस्टोरिंग है तो माइनस मैंने लगा दिया, F की वैल्यू हो जाएगी माइनस, मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, माइनस ऑफ म्यू n1 माइनस म्यू n2। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके तुम n1 n2 फाइंड कर लेना, फाइंड n1 एंड n2। तो फाइनली जब तुम n1 और n2 की वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे पुट करोगे, तो अगेन तुम देखना फिर वो माइनस के एक्स टाइप का आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, माइनस के एक्स टाइप का आ जाएगा। तो इसका मतलब SHM प्रूफ हो गया, और लास्ट में टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2π√m/k, ये आ गई। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर भी देख लो फाइनली। जैसे तुम देखो ना, यहां पे था बेटा जो है, ये तो फिक्स है जो है, पहले प्लैंक ऐसे रखा हुआ था, ये mg था, अभी सब सिमेट्री में चल रहा है, ये n है, ये भी n है, और इधर को μn है और इधर भी μn है। तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये डायग्राम बन रहा है, इक्विलिब्रियम पे ये बन रहा है। अब बाद में क्या बन रहा है देखो, जैसे ये वाली लाइन थी ना, ये तो फिक्स है, ये लाइन तो फिक्स है, मैंने थोड़ा सा इसको इधर को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां से सेंटर आ गया कहीं, मतलब इसको मैंने, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काफी, ये डिस्प्लेस कर दिया। तो अब n1 आप देखो ना, ये हुआ बेटा जो है, क्यों? n1 से सेंटर की जो डिस्टेंस रह गई ये कम हो गई, और n2 से सेंटर की डिस्टेंस अब बढ़ गई। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये सेंटर है, और n1 से सेंटर की डिस्टेंस L/2 माइनस एक्स हो गई, और n2 से सेंटर की डिस्टेंस
L/2 प्लस एक्स हो गई, और सेंटर के अबाउट जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आना चाहिए। और एक लास्ट में मैंने बताया कि यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, म्यू इंटू N1 और म्यू इंटू N2 ये हो गए, लेकिन म्यू इंटू N1 बड़ा रहा होगा। क्यों? म्यू इंटू N1 म्यू इंटू N2 से बड़ा रहा होगा, तो तुम्हें फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स इधर को मिल जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी तुम ग्रेविटेशन वगैरह में पढ़ते होगे। जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे तुमने एक स्मूथ टनल डग कर दिया, ध्यान रखना। तो इतना तो पक्का है, यहाँ पे एक बॉडी है, मान लो यहाँ पे सपोज करो एक बॉडी है, तो ये यहाँ पे तो ई की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वो मेन पोजीशन ये होगी। अब जब तुम इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करते हो, यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो पहली बात तो फोर्स इधर को लगेगा ना, और वो m इंटू ई के इक्वल होगा। क्यों? यही तो होगा कि नहीं होगा? तो जो है फोर्स क्या होगा, m इंटू ई के इक्वल होगा। तो पहले पार्ट में तो तुम्हें क्या करना है, सुनो, पहले पार्ट में तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग डाउन इनटू द शाफ्ट, इसको शाफ्ट कह रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, F इक्वल टू, रिस्टोरिंग है तो माइनस m ही कर दे रहा हूं, रिस्टोरिंग है तो माइनस m ही कर दे रहा हूं, और F की वैल्यू m इंटू d2x अपॉन dt2 लिख सकता हूं, इक्वल टू माइनस m। अब तुम E जानते होगे, वहां पे होता है gm अपॉन r क्यूब इंटू x, ये हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और gm ओवर r स्क्वायर को हम लोग g भी लिखते हैं, नहीं है, gm ओवर r स्क्वायर को हम g भी लिखते हैं। तो जरा देखना ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कितनी हो गई, d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस g बाई आर इंटू एक्स, ये हो गई, बस हो गया। और जरा देखना यही इक्वेशन दे रखी है, और एक बच्चों वाली बात, इसको अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करूं तो फिर ये SHM हो गया, जिसमें ओमेगा की वैल्यू मीन्स 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू नहीं है, बताओ इसमें जो ओमेगा की वैल्यू होगी या 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू होगी, वो तुम्हें दिख रहा होगा √g/r आ रहा होगा। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा ये 2 पाई√r/g आ जाएगा, और ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तुम जानते भी होगे। इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई√r/g होता है, जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 84.6 मिनट होता है। ये कहते, अच्छा उसके बाद तुमसे कहते हैं ना बी पार्ट में, यहां से तुमने छोड़ा था, ध्यान रखना बेटा, यहां से छोड़ा था, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये कहता है यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो t/2 का टाइम लगेगा, बस हो गया। नहीं है, दूसरे पार्ट में क्या होगा, t/2 का टाइम लगेगा।
तो तुम कह सकते हो बी पार्ट में जो टाइम पूछा हुआ है वो t/2 पूछा हुआ है, t/2 होगा, और t/2 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, इसको अगर देखोगे तो 42 मिनट हो जाएगा बस, हो गया। फोर्टी टू मिनट हो गया। और एक तुमसे कहता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट अर्थ सेंटर, तो अर्थ के सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए होगी, और ओमेगा हमारा कितना है जरा देखो, √g/r, और ए आर के इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली जो मैक्सिमम वेलोसिटी या वेलोसिटी एट सेंटर आ जाएगी वो √gr होगी। और ये भी बड़ा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तुम जानते होगे √gr की जो वैल्यू आती है ये अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड इतना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये अर्थ है, एक स्मूथ शाफ्ट है, एक बॉडी को यहां से छोड़ दिया। तो बी पार्ट में तुम्हें पूछा हुआ कि यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, बी पार्ट में। सी पार्ट में पूछा हुआ है सेंटर पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो मैक्सिमम होगी बिकॉज वो एसएचएम कर रहा है। और एक तुमसे किसी जनरल उस पे तुमसे इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा था, नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा था, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये एक्स है तो इस पे फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, और वो m इंटू ई होगा, और एक तरीके से वो फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का है, तो मैंने माइनस अपनी तरफ से ऐड कर दिया। और सेंटर से x डिस्टेंस पे जो e की वैल्यू होती है वो होती है g कैपिटल M/r³ इंटू एक्स, तो वहां से हमने इक्वेशन ये कर। तो आई थिंक ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड है कि अगर अर्थ में कोई भी टनल डक करते हो, स्मूथ टनल कह लो, यहाँ पे शाफ्ट कह दिया उसको, और किसी एक पार्टिकल को तुम छोड़ते हो तो वो उसमें एसएचएम स्टार्ट कर देता है, नहीं है, एसएचएम स्टार्ट कर देता है, जिसका टाइम पीरियड 2π√R/g होता है, जो रफली 84.6 मिनट होता है। और एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, t/2 टाइम लगेगा। और सेंटर या मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे, सेंटर या मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे उस पे जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ को होगा, इसका मतलब रिस्टोरिंग होगा, और वो m टाइम्स e के इक्वल होगा। और e की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो फिर वहां से f इक्वल टू -kx टाइप का एक्सप्रेशन आ जाता है, तो वो ऐसे जंप हो जाता है। ये कर, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, इसमें जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये e एक्सेलेरेशन से जा रहा है इधर को, और ये बीटा एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, और a की वैल्यू g/2 दे रखी है, और लेंथ 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो तुम्हें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो मेरे ख्याल से तुम इसमें जानते होगे कि जो t होता है वो 2π√L/g इफेक्टिव होता है। अब यहां पे जो g इफेक्टिव होता है वो एक्चुअल में g वेक्टर माइनस a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होता है, नहीं है, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है जी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर की क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। और ये बताओ जी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, बिटवीन जी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये तुम्हें 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, ध्यान रखना बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, तो वो हो जाएगा √g²
प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी ए कॉस ऑफ 120 डिग्री। ये हो गया। तो यहां से जी इफेक्टिव फाइंड करोगे और फिर टाइम पीरियड निकालो। फाइंड जी इफेक्टिव एंड देन टाइम पीरियड। दोबारा सुन लो, ये किस कंसेप्ट पे था? ये था जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को आप ई एक्सेलेरेशन देते हो तो टी इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव होता है। अब जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होती है। इसका मतलब तुमने जी वेक्टर में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। और जी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो फिर जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो होगी √g² प्लस ए स्क्वायर माइनस 2g इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। ये कैलकुलेशन ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इनका ना कंबाइंड तुम्हें के दिया हुआ है। और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो तुमसे कहता है कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो फिर वो एसएचएम प्रूव करना है और उसका टाइम पीरियड वगैरह सब निकालना है। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं इसको एक्स डिस्प्लेस कर दूं यहां से, तो ध्यान से देखना यहां पे। एक तो इधर को कंबाइंड के इंटू एक्स लगेगा, नहीं मतलब इधर को लगेगा कंबाइंड के इंटू एक्स लगेगा। और एक बाहर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इसको वापस आने के लिए के एक्स फोर्स को बड़ा होना चाहिए। क्यों के एक्स फोर्स को बड़ा होना चाहिए? इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? तो ये जो एफ होगा, एफ की वैल्यू होगी माइनस लगा दिया के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, या कह लो माइनस ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और तुम्हें दिख ही रहा होगा एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। इसका मतलब एसएचएम तो प्रूफ हो ही गया। क्यों नहीं है? एसएचएम तो प्रूफ हो ही गया। तो यहां से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो जो है टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। क्यों? ये सारी वैल्यू आ जाएगी के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों का कंबाइंड फोर्स कांस्टेंट तुम्हें के दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, मास दिया हुआ है। तुमसे कहता है कि थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर देते हो, ठीक है, थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर देते हो तो एसएचएम प्रूव करना है और फिर उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो जब आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे राइट साइड में एक्स, तो एक तो कंबाइंड के इंटू एक्स वो लेफ्ट साइड में आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वो राइट हैंड साइड में आएगा। लेकिन वापस आने के लिए के एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या कहता है देखो, एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा विल देयर बी नो ऑसिलेशंस, कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे। तो आप ये बताओ कि अगर ऑसिलेशन नहीं चाहते हो तो ये वाली वैल्यू के एक्स से या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर तुम ऑसिलेशन नहीं चाहते हो, ये तो फर्स्ट पार्ट था, तो दूसरे पार्ट में क्या होगा जरा बताओ।
दूसरे पार्ट में होगा फॉर नो ऑसिलेशंस, फॉर नो ऑसिलेशंस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स होना चाहिए। तो ओमेगा की एक रेंज पता चल गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट ऑफ के बाई एम होनी चाहिए बस। फिर के और एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, वहां से समझ चल जाएगा। आई थिंक समझ में आ जाएगा। इसको छोटा एम लिख लेते हैं तो बेटर लगेगा। जब तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो कंबाइंड के इंटू एक्स लेफ्ट साइड में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट साइड में आएगा। ऑसिलेशंस के लिए के एक्स को बड़ा होना चाहिए, और अगर ऑसिलेशंस नहीं चाहिए तो फिर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को के एक्स के या तो इक्वल होना चाहिए और या फिर उससे बड़ा होना चाहिए बस, ये कंसेप्ट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी तुमने कई बार देखा होगा कि ये ऑसिलेशंस कर रहा है, इसका एक तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ए कह लो, ए या ए 10 सेंटीमीटर, और इसका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 1 सेकेंड, और यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। आपसे कहता है कि म्यू की वैल्यू कितनी हो कि दोनों के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाए। इसका कंसेप्ट भी तुमने पढ़ा होगा। कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो वो एक्सेलरेटेड होती है, इसका मतलब उसको एक फोर्स चाहिए होता है, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल फोर्स होता है बेटा जो है। अब ऊपर वाले को ये फोर्स फ्रिक्शन से मिलता है, नहीं है बताओ, ऊपर वाले को ये फोर्स फ्रिक्शन से मिलता है, तो क्रिटिकल केस में जितना फोर्स चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाना चाहिए, बस हो गया। दोबारा सुन लो, कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो उसमें एक एक्सेलेरेशन होता है, इसका मतलब उसको एक फोर्स चाहिए होता है, ऊपर वाले को ये फोर्स फ्रिक्शन से मिलेगा। तो अगर जस्ट स्लाइडिंग पे अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले को जो भी फोर्स चाहिए, ठीक है ना, ऊपर वाले को जो भी फोर्स चाहिए वो कहां से मिलेगा बेटा जो है, फ्रिक्शन से मिलना चाहिए। नहीं है, स्लाइडिंग के टाइम पे क्या होना चाहिए कि ऊपर वाले को जो मैक्सिमम फोर्स चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, बस ये कंसेप्ट लगता है। तो मैं ऊपर वाले ब्लॉक की एक इक्वेशन लिख रहा हूं, अपर ब्लॉक, और वो भी क्रिटिकल केस में लिख रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड इन एसएचएम, मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड इन एसएचएम इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शन। क्यों, अवेलेबल फ्रिक्शन। और एसएचएम में मैक्सिमम कितनी वैल्यू इसको चाहिए होगी, m इंटू ए की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसएचएम, और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन, और वहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, उसके ऊपर का वेट, इसका मतलब म्यू m इंटू
जी, मास से मास कैंसिल, एसएचएम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2π/t इसका स्क्वायर होगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां से म्यू निकल जाएगा बस हो गया। ये तुम लोगों ने क्लास में भी कई बार किया होगा, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। नीचे वाला ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो आपसे ये कहता है कि म्यू की वैल्यू निकालनी है कि वो स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही होती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब उसको एक फोर्स चाहिए होता है, लेकिन एक्सेलरेशन या फोर्स कांस्टेंट नहीं होते बल्कि वेरिएबल होते हैं। तो क्रिटिकल केस में एसएचएम पे जो मैक्सिमम फोर्स चाहिए उसको, ऊपर वाले ब्लॉक को, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो वो हमने इक्वेशन लगा दी है ये। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये बढ़िया क्वेश्चन है। पेंडुलम है और तुम उसको 3 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, तो तुम्हें थीटा वर्सेस टी इक्वेशन निकालनी है। अब देखो, सबसे पहली बात, इसका जो ओमेगा होगा वो 2π/t होगा ना, और ये हमने पहले भी किया हुआ है। टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2π√L/g लिख सकते हैं, क्यों? इसका मतलब एंगुलर ऑसिलेशंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोबारा सुन लो, एंगुलर ऑसिलेशंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो √g/L आएगी। जी को रख लो 9.8 और एल को रख लो 80 सेंटीमीटर मीन्स 0.8, तो आप ओमेगा देखोगे तो ये आ जाएगा 3.5 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ये ओमेगा क्या है बेटा? जो है ये पेंडुलम के एंगुलर ऑसिलेशंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है। अब तुमने क्या किया, अब ये इसकी मीन पोजीशन है, तुमने इसको 3.5 डिग्री छोड़ोगे, जैसे ये मान लो मैं थीटा नॉट लिख देता हूं, ये 3.5 डिग्री पे छोड़ा, यहां से छोड़ दिया, इसका मतलब एक्सट्रीम से छोड़ दिया तुमने एक तरीके से। और मान लो टी टाइम पे ये थीटा एंगल पे है, तो तुम जानते होगे कि जब एक्सट्रीम से बॉडी स्टार्ट होती है और थीटा हम मीन पोजीशन से मेजर करेंगे तो कॉस की इक्वेशन लिखी जाती है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? जो है थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, बस हो गया। अब थीटा नॉट को यहां पे लिख लेना 3.5 डिग्री, और ओमेगा हम निकाल चुके हैं 3.5 रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो गया। देखो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। पेंडुलम एंगुलर एसएचएम करता है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, ऑसिलेशंस की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो 2π/t या फिर 2π√L/g होगी, या फिर 2π/2π√L/g या √g/L। जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू 3.5 रेडियन पर सेकेंड होगी। अब तुमने क्या किया कि बॉब को
3.5 डिग्री ले जाके फिर छोड़ दिया, मतलब एक्सट्रीम से छोड़ दिया। तो जब एक्सट्रीम से छोड़ते हो तो हम कॉस की इक्वेशन लिखते हैं। क्यों कॉस की इक्वेशन लिखते हैं? तो तुम लिखोगे थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी, और वहां पे थीटा नॉट आ जाएगा 3.5 डिग्री और ओमेगा आ जाएगा 3.5। ये कर, अब क्या कहता है? अब तुमसे कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में इतनी वेलोसिटी देके छोड़ देते हो। तो क्या इक्वेशन लिखोगे? अब सुनो बी पार्ट में। तुमने इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसको 0.22 मीटर पर सेकंड छोड़ दिया, ये आ गया। अब ये बताओ कि इसका अभी ना यहाँ पे जो ओमेगा रहा होगा बेटा, ये वाला जो ओमेगा रहा होगा, ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी ना। ये बताओ अभी यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी बेटा? जो है बताओ, जो है ये होगी। और वो बाय द वे कितनी होगी? v अपॉन एल होगी। v इक्वल टू आर ओमेगा कर रहा हूँ बेटा, जो है। और ये जो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये होगी थीटा नॉट इनटू ओमेगा होगी। जैसे वहां पे नहीं होता बेटा, जो है जैसे v मैक्स की वैल्यू वो ओमेगा इंटू ए होती है, तो यहां पे वो क्या चीज होगी जरा बताओ? यहां पे वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, और वो हो जाएगी ओमेगा इंटू थीटा नॉट होगी। और बाय द वे वो अभी यहाँ पे होगी v अपॉन एल के इक्वल होगी। आई थिंक समझ में रहा होगा। तो यहां से तुम्हें ना एम्पलीट्यूड निकल जाएगा थीटा नॉट, तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा? v अपॉन एल ओमेगा। लेकिन ये ध्यान रखना अभी रेडियन में आएगा बेटा, जो है समझ गए ना, ये रेडियन में आएगा। जैसे v को रखोगे 0.22, एल को रखोगे 0.8, ओमेगा मेरे ख्याल से हमने निकाला था 3.5, तो ये रेडियन में आएगा। जब तुम इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वो 4.5 डिग्री होगा, ठीक है ना। जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप देखना ये 4.5 डिग्री होगा। अब तुम एक बात बताओ कि अगर t इक्वल टू 0 पे बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, अगर t इक्वल टू 0 पे बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो साइन वाली इक्वेशन लिखी जाती है। इसका मतलब अब क्या हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? जो है 4.5 डिग्री साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का मतलब 3.5 इंटू टी, ये हो गया, बस हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट थे वो सुन लो। पेंडुलम एंगुलर एसएचएम करता है, पहला। उसके ऑसिलेशंस की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, जो टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है, वो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होगी। और कैपिटल टी को जब मैं 2 पाई रूट एल बाई जी रखूंगा तो वो रूट जी बाई एल आएगी, जो इस क्वेश्चन में 3.5 आ रही है पहले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट था, आपने पेंडुलम को 3.5 डिग्री ले जाके छोड़ दिया, तो जब एक्सट्रीम से छोड़ते हो तो कॉस की इक्वेशन लिखी जाती है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी लिखोगे। अब दूसरे केस में आ जाओ। तुमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बॉब को 0.22 मीटर पर सेकेंड दे दी, तो अभी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वो v बाई एल के इक्वल होगी। v इक्वल टू आर ओमेगा से कर रहा हूं, और वो थीटा नॉट ओमेगा भी होगी। तो वहां से तुम थीटा नॉट निकालोगे, और थीटा नॉट को जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 4.5 डिग्री होगा। और लास्ट में मैंने तुम्हें एक बात बताई कि अगर जीरो टाइम पे वो मीन पोजीशन पे है तो फिर हम साइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4.5 डिग्री साइन 3.5 टी, ये कह।
तो आज के लेक्चर में यही खत्म करता हूँ, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड